नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। शुरुआत मोरबी हादसे से। बहुत ही दर्दनाक दुखदाई है ये हादसा। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में अब तक जो खबर आई है उसमें 134 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 2 लोगों को, इसमें ये खबर आ रही है इस वक्त नई के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 134 लोगों की मौत के लिए अब सवाल उठ रहा है कि कौन जिम्मेदार है और इस मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिली है। इसके पहले पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। 5 लोगों की उच्च स्तरीय टीम इस मामले की जांच भी कर रही है। इस पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी उरेवा समूह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। धारा 304 और धारा 308 के तहत ये एफआईआर है। तो जिस कंपनी को इस पुल के एफआईआर का जिम्मा मिला था उसका नाम है उरेवा और ये कंपनी, इसके पहले बताया जा रहा है कि पुल मरम्मत का काम इसने कभी नहीं किया था। इस कंपनी के खिलाफ जो है वो अब एफआईआर दर्ज हुई है धारा 304 और 308 के तहत। और अभी बड़ी खबर ये आ रही है पुलिस सूत्रों के हवाले से कि इस मामले में 2 गिरफ्तारी भी हुई है। गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ है वो बहुत ही भयावह है। एक सस्पेंशन ब्रिज, इस पर बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे और देखते ही देखते ये पुल टूट गया। लोग इसमें गिरे और इसमें 135 लोगों के, 134 लोगों के, माफ कीजिएगा, मारे जाने की अब तक पुष्टि हुई है। लेकिन आंकड़े जो हैं वो पक्के नहीं हैं, वो बढ़ रहे हैं लगातार और बहुत ज्यादा लोगों को बचाया भी गया है। बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। रविवार का दिन बहुत सारे परिवार के लिए मातम बनकर आया। 134 की संख्या जो है उसकी पुष्टि हुई है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 130 से ज्यादा मौतों की तो पुष्टि हुई है और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि किसकी जिम्मेदारी इसमें बनती है। पुल जो 7 साल से बंद था उसकी मरम्मत की गई, उसे खोला गया, 3 दिन पहले ही उसे खोला गया था। पुल खोलने की इजाजत क्यों दी गई? क्या इसे फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था? कहा जा रहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ये पुल खुला। जब इसकी मरम्मत हुई थी उसके बाद क्या इसकी जांच पड़ताल हुई कि क्या ये पुल खोले जाने के लायक है? तो किसकी जवाबदेही है? पुल पर भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? क्या एक सस्पेंशन ब्रिज पर एक साथ इतने सारे लोगों को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए थी? ऐसा अमूमन नहीं होता है। पुल पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा खड़े होने नहीं दिया जाता है, बल्कि क्रॉस भी करने के लिए मना किया जाता है अगर सस्पेंशन ब्रिज है। यह हादसा पूरी तरह से सिस्टम का ढह जाना है। कहां था वो प्रशासन? किस तरह लोगों को यहां पर आने की इजाजत दी गई? घड़ी कंपनी है ये जिसने इस पुल के मरम्मत का काम किया, जिसको इस पुल की मरम्मत का ठेका मिला। वो जो कंपनी है उरेवा, वो अब तक घड़ियां बनाती रही है। तो वो पुल के मरम्मत का काम क्यों करने लगी? इसको ठेका क्यों दिया गया पुल की मरम्मत का? जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। हादसे के चंद मिनट पहले कहा जा रहा है कि शाम के करीब 6:30 बजे ये पुल जो है वो टूटा और उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जब पुल के टूटने से इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर गिर पड़े नदी में। और आप ये जो भीड़ खड़ी थी सस्पेंशन ब्रिज पे, उन की तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद ये पुल जो है वो गिर पड़ा, पुल टूटा। ये सस्पेंशन ब्रिज है। लगभग 6:30 बजे ये हादसा हुआ है। तो हमारे सहयोगी अंकित त्यागी वहां पर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा बढ़ते घंटे के साथ लोगों का डर बढ़ रहा है, मरने वालों की तादाद बढ़ रही है क्योंकि शाम को हादसे के बाद लोग पुल से सीधे नदी में गिरे। ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से हुई। प्रशासन के मुताबिक 177 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। जो लोग अब राहत के काम में जुटे हैं उन्हें यह लगता है कि किसी का बचना संभव नहीं है। इस हादसे में मारे गए लोगों में राजकोट के बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कंदोरिया के 12 रिश्तेदार भी हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग सवार थे।
मौके पर राहत और बचाव के काम में सेना की तीनों टीमें जुटी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। गुजरात सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको हेल्पलाइन नंबर बता दें पहले, ये जो नंबर है वो है 02-822-243300। इस मामले में क्रिमिनल केस भी दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय टीम बनाई है जो जांच में जुटी हुई है। गुजराती नए साल के मौके पर इस पुल को खोला गया। ये पुल 4 दिन पहले खुला। बीते 7 महीने से इस पे मरम्मत का काम चल रहा था। और आपको अब दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी ने वहां से भेजी है। मोरबी में कल रात हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज सुबह पूरे शहर के लिए काफी दुखदाई थी। मैं इस वक्त जो मोरबी में पुल गिरा था उससे थोड़ी दूर मोरबी राजकोट हाईवे पर एक पुल है, वहां पर खड़ा हूं और वहां से मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है उस जगह को देखने के लिए जहां पर रात को इतना बड़ा हादसा हुआ और 140 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्रेन्स लगी हुई हैं और 2 पिलर जो आपको दिखाई पड़ेंगे उनके बीच में ही सस्पेंशन ब्रिज जो था वो बंधा हुआ था। थोड़े आपको तार अभी भी दिखाई पड़ेंगे सस्पेंशन उस ब्रिज के, और नीचे पानी में आपको मेरे सहयोगी पवन दिखाएंगे किस तरीके से अभी भी नाव है। जो लोग अभी भी गुमशुदा हैं उनकी तलाश वहां पर जारी है। लगातार सुबह से लोग यहाँ पर वो उससे कुछ दूर पर ये जो पुल है वहां पर लगातार लोग खड़े हुए हैं। मैं अगर घुमा के कैमरा पर मैं पवन को कहूंगा वो घुमा के आपको इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ियों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर आके देखना चाहते हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी और काफी आक्रोश भी बहुत लोगों में यहाँ पर इस घटना को लेकर दिखाई पड़ा। कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की और उनसे समझने की। ये कल शाम को जो हादसा हुआ है उसके बाद से अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को प्रशासन अभी आया हूँ। आप अभी आए हैं? हाँ। तो आपको कैसे न्यूज से पता चला कि हादसा? नहीं पता, वो हादसा चला। हाँ। वो बन गया तो पता है कि वो अभी आ रहा हूँ। देखने आए हैं वहाँ पर? देखने बाहर गया था ना, यहाँ से थोड़े खड़े रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने आए हैं। कुछ लोग आप रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व थे। ये जो पूरा हादसा हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नया पुल बना था, सरकार अब कह रही है कि परमिशन नहीं ली थी, लेकिन इतने 4-5 दिन से लगातार टिकट लेके लोग उस पर जा रहे थे, तो किसकी जिम्मेदारी बनी? ये भ्रष्टाचार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये जो भी हुआ है पूरा भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। 4 दिन पहले 2 करोड़ रुपए का खर्चा करके 6 महीने तक काम चला है। जिस पुल पे 6 महीने काम किया है, 2 करोड़ का खर्चा हुआ है, वो पुल 4 दिन में गिर जाता है और उस पर कोई इतना सिक्योरिटी नहीं है। पता है त्यौहार का माहौल है, सब लोगों को सिक्योरिटी रखना चाहिए, लोगों को लिमिटेशन से अंदर जाने देना चाहिए। ये सब ध्यान रखना चाहिए नगर पालिका को। हाँ। और ये नगर पालिका बोलती है हमने सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया, तो 4 दिन तक सर्टिफिकेट के बगैर आपने पुल चलने क्यों दिया? हाँ। पब्लिक को ये बंद कर देना। ये लगातार बड़ा सवाल लोग। हाँ जी, अनलिमिटेड पब्लिक जा रही थी और एक जामनगर का था मेहता करके, वो कुछ अगरबत्ती का सेलिंग कर रहा है, उसने 2 दिन पहले फरियाद भी किया था कि इतना आदमी जाता है आता है, वो कैपेसिटी नहीं है, आप ध्यान दो। तो ये जो इसका फरियाद लिया होता नहीं, उसके ऊपर जो ध्यान दिया होता तो ये लोगों की जान बच जाती। टिकट लेकर लोग जा रहे हैं, उस पर म्युनिसिपैलिटी 4 दिन से शांत थी, लोग उसमें कंपनी पैसा कमा रही है। और अब हादसे होने के बाद आप थे वहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे? कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ओरेवा वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका उद्घाटन किया है। हाँ। और ये चालू किया है पब्लिक के लिए, और वो नगर पालिका को तब नहीं पता था कि इसकी परमिशन नहीं है। हाँ। तो 4 दिन तक चालू क्यों रहने दिया त्योहार के माहौल में? यही बड़ा सवाल, और ये बड़ा सवाल जनता के मन में भी है और सीधा सीधा पूछा भी जा रहा है कि क्यों ऐसी स्थिति में इस पुल को चालू किया गया। और अब हादसे के बाद अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए म्युनिसिपैलिटी मोरबी की कह रही है कि हमने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। शायद ये खोखले शब्द जो हैं वो ना तो लोगों के गले उतर रहे हैं, और जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उनके लिए तो ये बातें बिल्कुल बेमानी हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, NDTV। 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा
और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए सब एक लोग, और 3 बार आवाज आया। छेली बार आवाज आया ना तब नाला टूट गया, जोर से नाला टूट गया। फिर वो सामने वाला से पुल गिर गया, पुल गिर कर आ बाजू से गिरा तो हम इधर थे और हमने झाड़ी पकड़ ली और झाड़ी पकड़ के हम निकल गए धीरे धीरे बाहर। बीच में से ब्रिज टूट गया, यहाँ से गिर गए हम नीचे, सीधा पानी में सीधा गए। तैरने तो आता नहीं था हमको, पैर मार के ऊपर आ गए। जो पुल जो टूटा था ना उसके ऊपर से हम आ गए, उसको पकड़ के आ गए ऊपर से। ये लोग जो घायल हैं वो किस मुसीबत से गुजरे वो बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर घायल भी हैं और हमारी सहयोगी तनुश्री जो हैं वो मौजूद हैं एक अस्पताल में जहाँ पर घायलों को ले जाया गया है और वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों से बात की है। हम इस वक्त मोरबी के सरकारी अस्पताल के अंदर मौजूद है जहां कल से 100 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया जा चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि मोरबी में जो ब्रिज कल गिरा है, जो ब्रिज कल कोलैप्स हुआ है, उसमें 140 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत से लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, बहुत अभी भी अपनी जान के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी ऑन है, बहुत से डेड बॉडीज को अभी भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पर अस्पताल में जो माहौल है वो बहुत ही दुखदायी माहौल है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो सिर्फ परिवार वाले ये इसी चीज की राह देख रहे हैं कि कब उनके अपने आंखें खोलेंगे। सर, आपसे बहुत माफी चाहूंगी इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप नाम बताइए। अस्मिन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई? कितने बजे का समय रहा हो? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? हाँ, आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं, ये अस्मिन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था। और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि ओरेवा कंपनी, जिसको सरकार ने ये टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रिज को रेनोवेट करने के लिए, उन्होंने टिकट देकर 500 लोगों को, करीब 400 से 500 लोगों को ये टिकट बेचा, जबकि ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी। आपको भी बहुत चोट आई है, बहुत से लोगों ने अपनी जान खोई है। 140 छोटा आंकड़ा नहीं होता। तो आप मुझे एक बात बताइए अस्मिन भाई, जब आप वहाँ टिकट खरीद रहे थे, कितने लोगों को टिकट बेचा गया? हम जब टिकट खरीद रहे थे 60-70 लोगों तो इन्हें हमारे सामने बेची। अच्छा, और कितने लोग ब्रिज पे थे? बीच पे तो आता था, सब लोग आ रहे थे। फिर भी कितने लोग रहे होंगे? फिर भी आखा बीच पर तो 700-800 लोग रह गए, पर वो टूटा नहीं है। 400-500 लोग 400-500 लोग रहे होंगे जब ब्रिज टूटा। तो आप लोग घूमने गए थे वहाँ? हाँ, हम घूमने के लिए घूमने गए थे। आप इनके रिश्तेदार हैं? मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है। तो ये अभी भी बहुत जख्मी है। किस तरीके से ये दुर्घटना हुई? आपको क्या लगता है कि ये किस? पता, हम लोग यहाँ नहीं थे कोई भी, ये थी और दूसरी मेरी बड़ी छोटी बहन है ना, वो साथ में, हम में से कोई भी नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किस तरीके से आप लोग उभर रहे हैं? अभी तो एक हमारी और औरत चली गई, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग क्या आपको जवाब। इनकी छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी इनकी है। तो ये एक छोटी बेटी, यहाँ पे एक छोटी सी जो लड़की है, इनकी छोटी बेटी है। आप समझ सकते हैं, आप उस बच्चे की आंखों में देखिए कि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता कि कल क्या सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या ब्रिज का रेनोवेशन हुआ। वो बच्ची सिर्फ कल शाम से इस आह में बैठी हुई है कि कब उनकी माँ उठेंगी और उनके साथ घर जाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक दुर्घटना रही है और लोग किस तरीके से झेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि सरकार ने और सभी जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप हो, किसी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से नहीं निभाया, प्रोटोकॉल्स पे ध्यान नहीं दिया। बिना किसी एनओसी के उस ब्रिज को खोला गया, जिससे कि ये दुर्घटना हुई। अभी भी रेस्क्यू मिशन ऑन है और अभी भी और डेड बॉडियों को और शवों को
खोजने की कोशिश की जा रही है। मैं तनुश्री पांडे, कैमरा पर्सन रजनीकांत के साथ, गुजरात मोरबी से NDTV। तो तनुश्री ने राज्य के गृह मंत्री से भी बात की है, पूछा कि क्या सरकार ने पुल लोगों के लिए खोलने से पहले वहां फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया। सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर, ये जो ब्रिज खुला था इससे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था सर? गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था ओरेवा ग्रुप को? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर प्लीज सर। हर्ष सर प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं सर? So you can see here the Home Minister Harsh Sanghavi, who was stationed here all night, looking into the rescue operation. He did not answer our questions when we categorically asked him. तो मंत्री ने जवाब देना उचित नहीं समझा। मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया इस बारे में कि क्या इस पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, क्या ये पुल खोलने के लायक था इससे पहले कि लोगों को वहां पर टिकट बेचा जाए और लोग वहां पर जाएं। NDTV को केबल ब्रिज को लेकर अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फिर मोरबी नगर पालिका के बीच कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी मिली है। अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच 15 साल यानी कि 2037 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मरम्मत के लिए 8 से 10 महीने का समय दिया गया। मरम्मत के बाद जनता के लिए पुल खोला जाना था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। ओरेवा कंपनी का नाम पिछले 24 घंटों में, या बल्कि मैं कहूं तो पिछले 18 घंटे में लगातार आप टीवी और न्यूज़ पर सुन रहे होंगे। ये वही कंपनी है जिसको मोरबी के अंदर 140 साल पुराने सस्पेंशन ब्रिज को रिपेयर करने का, मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हम इस वक्त मोरबी राजकोट हाईवे पर हैं। घटना जहां पर हुई उससे करीब 24 किलोमीटर दूर अगर आप इस हाईवे पर आएंगे तो आपको ओरेवा कंपनी का ये ऑफिस, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये दफ्तर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि ये कंपनी घड़ियाँ बनाती है, अलार्म घड़ी बनाती है, हाथ की घड़ी बनाती है, टेलीफोन बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है। 1971 से इस धंधे में है, पर कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कंपनी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, रिपेयर का, मरम्मत का कोई काम भी करती है। हम यहाँ पहुँचे थे इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है कल शाम 6:30 बजे से इस कंपनी के एक भी अधिकारी या डायरेक्टर ने ना तो प्रेस में आके कुछ कहा है, ना ही जो हमने कोशिश करी है उन्हें फ़ोन करने की, बात करने की, उसका कोई जवाब दिया है। यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि कंपनी बंद पड़ी है, दिवाली की छुट्टियाँ हैं, सिर्फ गार्ड यहाँ पर हैं। इस कंपनी के यहाँ पर और भी कई दफ्तर हैं, इसके बिल्कुल साथ में लगी हुई एक और बड़ी इकाई है इनकी। और इसी सड़क पर अगर आप 250 मीटर आगे जाएंगे तो एक बहुत विशाल इकाई अजंता क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग के नाम से इस कंपनी की है। उसके बिल्कुल सामने एक फार्म हाउस भी इसी कंपनी का है। लेकिन जो करार हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में लगा है मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ओरेवा कंपनी के बीच का, वो कई सवाल खड़े करता है। एक कंपनी जो अपने आप को बताती है कि वो घड़ियाँ और टेलीफोन बनाती है, CFL बनाती है, ई-बाइक बनाती है, उस कंपनी को बिना किसी जांच के, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कहा गया कि 8 से 12 महीने में ये पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद इसे जनता के लिए खोला जाएगा। जनता को इस पे आने के लिए पैसे देने होंगे, टिकट जो है ये कंपनी तय करेगी और हर साल 15 साल तक इस टिकट का वो पैसा बढ़ा सकेगी। इस तरीके की जो एक उदारवादी, एक इतना कॉन्ट्रैक्ट जो इनको दिया गया, उसके पीछे का कारण क्या था? बिना टेंडर के कलेक्टर और म्युनिसिपल अधिकारियों की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया मार्च 2022 में? और अब जब ये हादसा हो गया है तो ना तो कंपनी कुछ कह रही है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी की अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये बात कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं था, ये जो शुरू करा गया ये हमारे से बिना पूछे शुरू करा गया, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के शुरू करा गया। 4 दिन तक सैकड़ों लोगों को, पूरे मोरबी को पता था कि टिकट लेकर उस पुल पर जा सकते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंख मूंद कर इस हादसे के इंतज़ार में बैठी रही। कई बड़े सवाल हैं
जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन जिन लोगों की जान इसमें चली गई इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, उनके परिवार के लिए इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। इस बीच ये खबर आ रही है कि इस मोरबी हादसे के बाद अब गिरफ्तारियां जो हुई हैं, 2 से ज़्यादा शायद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने ही खबर दी है। इसे गुजरात पुलिस के आईजी से बात की है हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे ने। I have the range IG with me, Ashok Yadav. So thank you for speaking to NDTV. I have a very categorical question to you. सबसे पहले सर, इस ब्रिज पे कितने लोगों को क्यों अलाउ किया गया जबकि इसकी कैपेसिटी नहीं है? तो कितनी कैपेसिटी है और सरकार कहाँ थी उस वक्त पे, ऑफिशियल्स कहाँ थे जब इतने लोगों को अलाउ किया गया मरने के लिए? Government, Gujarat of government is very serious about the incident. Our honorable CM Sahib, our honorable Home Minister are camping for the last 2 days. All machineries are working in tandem, including Indian Army, Navy, Coast Guard, NDRF. Till now, we have recovered 134 dead bodies so far. So 134 dead bodies have been recovered so far. Is that the official toll of how many people are dead, sir? This is the official figure. 134. Sir, how many are still unaccounted for? अभी कितने लोगों को ढूंढा जा रहा है? Till now, after our all precautions, all appeals from the public, all information from the hospitals, all information from the local representative, entire figure comes down 134. Okay, how many people are admitted in the hospital? Apart from the death, there are only 7 persons who are admitted in the hospital, but their condition is good. They are improving day by day, and we hope. सर टोटल कितने लोग इस ब्रिज पे थे, बता सकते हैं आप? टोटल जो ब्रिज के ऊपर हमारे पास 134 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, 7 लोग हमारे इंजर्ड है। सिर्फ 7 लोग हॉस्पिटल में इंजर्ड है। टोटल 134 लोग डेड बॉडी वी हैव रिकवर्ड सो फार, 7 persons are injured, they are hospitalized in the hospitals, and 56 other persons who were given the OPD yesterday, they have been discharged from the hospital. Okay. So there is no casualty from their side. Okay sir. Sir अभी unaccounted कितने लोग हैं, कितने लोग और ढूंढे जा रहे हैं, कितने लोग की we don't expect unaccounted. तो आप बोल रहे हैं और कोई? Meanwhile, we are also taking all precautions if there is any person who has not been traced by the police. So we appeal from the media to help us or to spread us, to inform the public, to inform the police, so that we can add in this rescue and combing operations. गुजरात के बनसकांठा में प्रधानमंत्री मोरबी के हादसे को लेकर रो पड़े। प्रधानमंत्री वैसे कल भी गुजरात में ही थे, उन्होंने वहां पर भी एक उद्घाटन किया था और उसके बाद शाम को ये हादसा हुआ। आज वो बनसकांठा पे थे और मोरबी का जिक्र किया और इस दौरान वो बहुत ही भावुक हो गए और कहा कि मन बहुत व्यथित है, दुविधा में रहे कि कार्यक्रम करें या ना करें। बताया कि लोगों का प्रेम देखकर चले आए हैं और वो कल मोरबी जाएंगे। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक મન બહુ જ વ્યથિત હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું, કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો।
થરાદ, બનાસકાંઠા અને આપણું આ ઉત્તર ગુજરાત એના માટે પાણી આના એક જ કાર્યક્રમમાં 8,000 કરોડ રૂપિયાની યોજનાઓ प्रधानमंत्री भावुक थे इस बात को बोलते हुए और कहा कि लेकिन विकास का काम था, यहां पर लोगों का प्यार देखकर आ गए हैं। राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की खबर बहुत ही दुखद है। ऐसे समय में मैं सभी शोकाकुल परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करें और लापता लोगों की तलाश में मदद करें। और साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने इस हादसे पर प्रशासन पे कई सवाल खड़े किए हैं। एफआईआर हुई है, क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया है? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? कांग्रेस सवाल पूछ रही है, सरकार से जवाब मांग रही है। गुजरात सरकार को जवाब भी देना होगा और प्रशासन को भी। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मारे गए हैं। गुजरात में चुनाव हैं और यह भी आरोप है कि इसी वजह से जल्दी में रिबन काटने की जल्दी है। शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता और अमी याज्ञिक सांसद कांग्रेस। शांत प्रकाश जाटव, आरोप कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्योंकि यहां पर चुनाव है, जल्दी है रिबन काटने की, इसलिए पुल को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोल दिया गया, टिकट लगा दिए गए। कोई देखने वाला नहीं था कि पुल पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आके खड़े हो गए और इतने लोगों को खड़े होने की इजाजत दे दी गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। देखिए, जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और पूरे देश की संवेदनाएं इस दुर्घटना में जो मृतक हैं उनके प्रति हैं। इस दुर्घटना को किसी भी सूरत में राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। चुनाव से इसको देख करके आपका जो प्रश्न है, मैं उसको नहीं ठीक मानता, क्योंकि ये कोई डेवलपमेंट को ये सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल और भी लोग पूछेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, जो विपक्ष सवाल पूछ रही थी और भी लोग पूछ रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर हैं, कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के जांच पड़ताल के इस पुल को 7 महीने की मरम्मत के बाद 3 दिन 4 दिन पहले खोला गया और ये जांच नहीं की गई कि क्या ये पुल 400-500 लोगों के खड़े होने लायक है, क्या ये पुल फिट है? तो क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए इस पर? मैं वही बात कह रहा हूं कि जहां ये कहीं चूक हुई है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही है, वो सब जांच का विषय है। और किसी भी सूरत में जिन लोगों ने, जो वहां के अधिकारी हैं, उन्होंने लापरवाही की है, जिस प्रकार विपक्ष आरोप लगा रहा है, अगर वो लापरवाही की है तो किसी भी सूरत में उनको नहीं बख्शा जाएगा। पूरी जो जांच है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से होगी। हमारा प्रयास रहना चाहिए जांच निष्पक्ष कि जो पीड़ित हैं, जो मारे गए हैं, उनको उचित मुआवजा मिले और जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सख्त से सख्त सजा होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये आगे के लिए नजीर बने, क्या कि इस तरह की कोताही, लापरवाही ना हो। शांत प्रकाश जाटव, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, उसके बाद ये कहा जरूर जा सकता है कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी सोचिए कि 134, 35 संख्या बढ़ती जा रही है, इतने ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, इसमें लोगों की मौत हुई है लापरवाही की वजह से। अमी याज्ञिक, जो जांच पड़ताल हो रही है, लोगों को मुआवजे का ऐलान किया गया, लोगों को बड़ी तादाद में, संख्या में बचाया भी गया है और कल ही प्रधानमंत्री ने फौरन इस बारे में कहा था कि तमाम मदद पहुंचाई जाए। सारी टीमें वहां पर जुटी हैं। जिस तरह से राहत बचाव काम चल रहा है,
और जो रिस्पॉन्स दिखा सरकार और प्रशासन का, संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए नगमा जी, कभी कहीं भी हादसा होता है तो गवर्नमेंट का, शासक का दायित्व बनता है कि वो मदद करे और अपना जान लगा के अपने नागरिक को बचाए। तो कोई करता है तो वो करना उनका ड्यूटी बनता है। तो संतुष्टि या असंतुष्टि की बात नहीं है, पर इतना बड़ा हादसा हो गया और आप देखते हैं कि शासक को या शासन कर्ताओं को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, किसने कहाँ कौन सा निर्णय लिया। कोई भी जिम्मेवारी अभी से बता नहीं रहे कि हाँ इसको ये करना चाहिए था, ये कैसे हो गया। और ऐसे बार बार होता है गुजरात में। तो 2 मिनट 2 दिन चलता है ऐसे कि भाई कार्य हर जगह से मदद आ जाती है, इतना लोगों को काम में लगा दिया, पुलिस एफआईआर कर देती है, फिर आगे उसका क्या होता है वो नहीं पता चलता। लोगों की जान तो चली गई, वो वापस नहीं आ रही है। बार बार अगर ऐसा होता है, कुछ ट्रेजेडी हुई, आप अगर 3 साल पहले देखेंगे तो कांकरिया लेक जो सबसे बड़ा देखने का स्थल है, वहां एक राइड गिर गई, 2 आदमी मर गए और काफी लोगों के पैर कट गए। उसके बाद क्या वो एफआईआर हुई। पर क्या आपके पास कोई गवर्नेंस मॉडल में मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसीजर और जिम्मेवारी फिक्स होती है? जी, आप कह रही हैं कि जो सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, अक्सर बल्कि भारत में सब जगह पे देखा जाता है कि वो जो सेफ्टी नॉर्म्स होनी चाहिए उसके बारे में बहुत ढिलाई बरती जाती है। लगता है ऐसा जैसे लोगों की जान सस्ती है, उसके बाद कह दिया जाता है कि हाँ भाई जांच पड़ताल होगी। इसमें भी आप देखिए कि 130 से ऊपर लोग मारे गए हैं। अब जांच पड़ताल हो, सजा मिले, तो आपके और क्या सवाल हैं विपक्ष के तौर पे हमें आगे? क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कंपनी है उसने कभी पहले पुल की मरम्मत का काम नहीं किया था। जो हमारे सहयोगी वहां पर गए, घड़ियां बनाते हैं, वो दूसरी चीजें बनाती हैं ये कंपनी। तो क्या कंपनी है ये और इनको ठेका कैसे मिला, क्या ये सवाल है? नगमा जी, कोई भी कंपनी को कोई भी काम देते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, तो उनका एक पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, उसकी एक्सपर्टीज देखी जाती है। और हमारे पास सेंट्रल लेवल पे गाइडलाइंस है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स। तो क्या ये इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं, उनको क्यों ये ऑर्डर दिया गया, क्या टेंडर निकला था, क्या कौन कौन थे टेंडर अप्लाई करने में, किसने डिसीजन लिया, कोई ट्रांसपेरेंसी का नॉर्म्स है कि नहीं, ये बार बार हम सवाल उठाते हैं। ये सवाल इसलिए उठाते हैं कि नहीं कि हम विपक्ष में हैं, पर हर नागरिक को, वो जो टैक्स भरते हैं, वो नागरिक वोट देते हैं, उनको आप ये इतनी तो सुविधा दे सकते हैं। तो ये सब बताने के लिए आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी के नॉर्म्स होने चाहिए कि आपने किसको ये दिया है, वो मेंटेनेंस का कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो जगह पे बताया है कि उसने इस टाइम पे टेंडर में अप्लाई किया था, इतने लोग थे, हमने इसको इसलिए दिया कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने पहले इतने अच्छे काम किए हैं। तो ये सारी बातें अभी जांच में निकलेगी। जांच तभी होगी तटस्थ तरीके से जब आप कोई हाईकोर्ट जज से ये जांच करवाएंगे, उनको हेड बनाएंगे कमेटी के। अब वरना ये जांच वैसे एक वन अदर नॉर्मल जांच हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। कब हम 2 साल के बाद पूछेंगे कि भाई कहाँ गई वो कमेटी की रिपोर्ट, तब हम बार बार हमको ये आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ what are you doing in the government has to be there, वो बात आती नहीं है। हम पूछ के थक जाते हैं। शांत प्रकाश जी, इसकी जो जांच हो रही है उसके लिए एक हाईकोर्ट के जज की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी हो इस जांच में, और एक तो समय सीमा होनी चाहिए जांच की। देखिए, कोई भी घटना, इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो वो अपने नियामकों के अनुसार ही उसकी जांच होती है। यहाँ पर जैसे सांसद महोदया जी ने जो बातें कही हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो इस इनफैक्ट क्या है, आज के समय में टेंडर देने में भी ट्रांसपेरेंसी है और काम कराने में भी ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, ये जांच भी वो पूरी ट्रांसपेरेंट होगी। कौन लोग उसको जांच करेंगे, वो जो है एक सिस्टम है, वो सेंट्रल विजिलेंस हमारा जो है वो उसको देखेगा। बाकी जो फोरेंसिक है वो जांच करने के लिए सब टीम पहुंचेंगी वहां पर। एकदम तुरंत निर्णय जो है कि भाई लापरवाही, ये पक्की बात है लापरवाही हुई है, या लापरवाही के साथ साथ कहीं तोड़फोड़ तो नहीं हुई, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें आगे का विषय है। वर्तमान सरकार
हाँ, नहीं, आगे का विषय है, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ही ना कि किस तरह से जांच हो रही है, कौन सी कमेटी जांच कर रही है, कितने समय में। जैसा अभी कहा अमी याज्ञिक ने कि हो सकता है कि जांच हो 2 साल के बाद पता चले कि रिपोर्ट इसकी क्या हुई, कहाँ जांच हो रही है, तो एक समय सीमा की मांग तो करना सही है। और दूसरी है कि कौन जांच कर रहा है। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम बाउंड जांच होगी और टाइम बाउंड ही उन लोगों को पेनल्टी लगेगी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा लंबा खींचने वाला विषय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी है, हम लोगों को खींचना भी नहीं चाहिए। इतने ज्यादा संख्या में लोग मारे गए हैं इसमें, और इस समय को बचाने का कोई मंतव्य नहीं है। किसी भी सूरत में कोई भी जो दोषी है वो नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन ये सवाल जरूर रहेंगे कि ये प्रशासन की लापरवाही जरूर है। इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। टिकट लेकर लोग वहां पुल देखने के लिए गए। पुल 7 महीने की मरम्मत के बाद खुला। किस कंपनी ने रिपेयर का काम किया, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट उसे दिया गया, कैसे लोगों को वहां पर जाने की इजाजत दे दी गई इतनी बड़ी तादाद में। ये तमाम सवाल जरूर बने हुए हैं। और वो कौन सी कंपनी है जिसको ये काम दिया गया, क्या उसके पास पहले इसका कोई तजुर्बा था। धन्यवाद आप दोनों का। इन सवालों के साथ इस वक्त हम यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा है कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने मदरसों को किसी भी बोर्ड से जोड़े जाने का विरोध किया है। सहारनपुर के देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसलिए मदरसों को किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का ये बड़ा बयान सामने आया है। कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद, जो कि सबसे बड़ा मदरसा है एशिया का, उसमें एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने की। इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, वो हम बता देते हैं। सबसे पहले कि कुछ अहम फैसले लिए गए। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सारे मदरसों का सर्वे कराया है कि जमीन कहाँ से आई, फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, तमाम सवालात पूछे गए थे। इसको लेकर के अरशद मदनी ने कहा है कि जितने भी कागजात मांगे जाते हैं सरकार द्वारा वो मुहैया कराएं, और ये भी बताते हैं कि जमीयत से मान्यता प्राप्त लगभग 4,500 मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश में चलते हैं। तो ये 4,500 मदरसों के प्रतिनिधि कल उस बैठक में मौजूद थे। अरशद मदनी ने कहा कि सारे दस्तावेज सरकार को दिए जाएं, अपने कागजात दुरुस्त रखें, जो भी सर्वे सरकार कराना चाहती है वो सर्वे कराए, और उसमें मदरसे वाले बिल्कुल ना नुकुर ना करें, कागजात दें, जो भी जानकारी चाहती है सरकार दी जाए। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों की शिक्षा में जो फेरबदल किया जा रहा है वो उसके खिलाफ है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो इस्लामिक सिलेबस है वो नहीं बदला जाएगा मदरसों में। दूसरा बड़ा फैसला लिया कि जो मदरसे हैं वो किसी और बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे, ना वो यूपी बोर्ड से मान्यता लेंगे, ना वो सीबीएसई बोर्ड से लेंगे, ना आईसीएसई बोर्ड से लेंगे। वो मदरसा बोर्ड है, उसकी पढ़ाई जैसे चल रही थी वैसे ही चलती आएगी। तीसरी उन्होंने कहा कि फंड्स की उनको जरूरत नहीं है, वो सरकार से बिल्कुल भी कोई आर्थिक मदद नहीं चाहते हैं। दशकों से ये मदरसे चलते आए हैं, एक सिस्टम के तौर पर उनको पैसा मिलता है, ज़कात भी मिलती है, दूसरे तरीके से उनको फंडिंग मिलती है, लेकिन जो फंडिंग मिल रही है बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है और उन्हें सरकार से भी मदद नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कक्षा 5वीं तक की स्कूली शिक्षा सामान्य स्कूलों में होनी चाहिए। ये यूएन भी कहता है, यूनाइटेड नेशन भी कहता है। इसके लिए अरशद मदनी ने कहा है कि जो स्कूलों तक की जो 5वीं तक की शिक्षा है स्कूलों की, वो उसका इंतजाम भी मदरसों के अंदर ही कराया जाएगा। और तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो सरकार है पहले कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लेते थे मदरसों के अंदर भी, लेकिन आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, उन पर ज़्यादा नज़रें हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने थोड़ा भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि सबके पास मौका था, उनके पास मौका था कि जब आज़ादी के बाद विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उन्होंने भारत में रहना मुनासिब समझा। उनके जो पूर्वज हैं
उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना खून दिया है। जमीयत का बड़ा योगदान है आज़ादी की लड़ाई में। जमीयत से पढ़े लोग IAS, IPS साइंटिस्ट भी हैं और विश्व भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है जमीयत से या मदरसों से तो तकलीफ होती है। तमाम उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन कुछ जो बड़े फैसले हुए हमने बताए। तो साफ तौर पर यह कह दिया है अरशद मदनी ने कि मदरसे किसी दूसरे बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे, कोई फंड नहीं चाहिए उन्हें किसी तरीके का। जो इस्लामिक शिक्षा है उसमें भी कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा करिकुलम सिलेबस में, और सरकार को पूरा सहयोग किया जाएगा, कोई विरोध ना करे ताकि सरकार को कोई मौका ना मिल जाए कि वो मदरसों पर और उनकी इंटेंशंस पर सवाल उठाएं। देवबंद में सहयोगी दिलशाद के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अरशद मदनी ने इस पर ट्वीट भी किया है और कहा है कि हमें अपने मदरसों और मस्जिद के लिए किसी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। मदरसों के किसी सरकारी बोर्ड से संबद्ध होने की जरूरत नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें धार्मिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अपने मदरसा की स्थापना का अधिकार दिया गया है। नागरिक संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि ये कानून संविधान सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से 2 हफ्ते और असम त्रिपुरा सरकार से 3 हफ्ते का जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 6 नवंबर को होगी। और गुजरात विधानसभा से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। और ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई 12 नवंबर से पहले की जाएगी। और इधर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS विधायकों को रिश्वत के आरोप पर KCR ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती देने आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, फिर भी इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। और देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में उन्होंने हिस्सा लिया और देश में कई ज्यादातर जगहों पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस परेड निकाली गई।